नमस्कार। संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका 5 जून का पेपर हुआ था यूपीएससी का पेपर, उसका सीसेट पोर्शन का रीजनिंग सेक्शन आज हम देखने वाले हैं कि क्या जो क्वेश्चंस रीजनिंग सेक्शन से आए हैं उनके क्या आंसर्स होने चाहिए थे, क्या आपने टिक आउट किया था और कौन से क्वेश्चन को बड़े आसानी से हम सॉल्व कर सकते थे, मतलब कौन कौन से तरीके हो सकते थे पॉसिबल जिससे आप क्वेश्चन को टैकल करते तो आपका क्वेश्चन का आंसर भी सही आता और टाइम भी कम लगता। क्लियर है ना? तो एक बार जो है हम क्वेश्चंस लेके चलते हैं। और मेरे हिसाब से आपका पेपर जो है रीजनिंग सेक्शन आसान पेपर था, बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं था। एक दो क्वेश्चन को अगर हम छोड़ दें तो ओवरऑल पेपर जो हमने पेपर आया है वो हमने क्लासरूम प्रोग्राम में जो आपको पढ़ाया था उसी के बीच से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसका कंसेप्ट मैंने डिस्कस नहीं कराया हो आपके क्लास में। एक दो क्वेश्चन को अगर हम छोड़ दें तो सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी क्लास में डिस्कस करवाए जा चुके थे, मतलब कॉन्सेप्ट करवाए जा चुके थे। एज इट इज क्वेश्चन तो आएगा नहीं, है ना? तो उसकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन उसका कॉन्सेप्ट मैं सारा का सारा आपके क्लास में करा चुका हूँ। बहरहाल देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए हैं आपके एग्जाम में और उसको कितनी आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे अपने एग्जाम में। पहला क्वेश्चन आपके पास है, वो क्वेश्चन है कि एक सीक्वेंस दिया गया है आपको और अगला नंबर बताना है आपको कि नंबर क्या होगा। 20, 10, 10, 15, 30, 75 और क्वेश्चन मार्क कह लो, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। अब देखो 20 से 10 हुआ, 20 से 10 कैसे? तो यहाँ 10 के बाद वापस 10 हुआ है और 10 के बाद 15 हुआ है। 15 का ये दुगना लिखा हुआ है, 15 का दुगना 30। तो यहाँ से अगर मैं इंटू 1 कर दूं तो 10 इंटू 1 कितना होगा? 10 होगा। और 20 इंटू अगर मैं 0.5 कर दूं मल्टीप्लाई बाई 0.5 से, तो 20 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 10, फिर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1.5 से, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट से बढ़ रहा है, मतलब 0.5 का अंतर आ रहा है दो टर्म्स के बीच में। तो 0.5 से मल्टीप्लाई, फिर 1 से मल्टीप्लाई 1.5, फिर 2, फिर अगला क्या आएगा 2.5 और 30 में अगर 30 का 2.5 गुना अगर हम कहते तो कितना होता है? 75। और इसके बाद से वापिस ये 3 गुना 0.5 बढ़ा दिया तो 3, तो 75 इंटू 3 कितना होगा? 225। तो इस क्वेश्चन का आंसर, जो पहले क्वेश्चन का आंसर था, वो आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था। नाउ अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो फ्रेंड्स हैं एक्स और वाई, एक ही पॉइंट से रनिंग करना स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए एक ही पॉइंट से रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, लेट्स से ये एक पॉइंट है एक्स और वाई, यहां से रनिंग स्टार्ट करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं। आप ईस्ट की डायरेक्शन ले रहे हो लेकिन आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, मर्जी आपकी है, दिक्कत कोई नहीं आएगी। इस डायरेक्शन में चलते हो 50 मीटर चलते हैं। 50 मीटर चलने के बाद कह रहा है कि x जो है यहाँ पे और y यहाँ पे है। x अपने राइट में मूव करता है, अपने दाहिने मुड़ता है और चलता कितना है? 60 मीटर, 60 मीटर चलता है। अच्छा, y अपने लेफ्ट बाएं मूव करता है और चलता है 40 मीटर। क्लियर? उसके बाद कह रहा है कि फिर x अपने बाएं मुड़ता है। अब साउथ का बायां कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? ईस्ट में। कितना चलता है? 50 मीटर। और ऐसे ही y जो है वो भी अपने राइट में मूव करता है और कितना चलता है? 50 मीटर। क्लियर है ना? अब दोनों की अगर डिस्टेंस बराबर है तो दोनों पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल सामने होंगे ना, ये बिल्कुल सामने होंगे। अब आपसे पूछा गया है कि अब दोनों मित्र एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। अब आप मुझे बताइए जरा कि अगर ये डिस्टेंस 40 मीटर की है तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी? 40 मीटर की होगी। और ये डिस्टेंस अगर 60 मीटर 60 मीटर की है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी? 60 मीटर। और जब दोनों को जोड़ देंगे तो 60 प्लस 40 कितना होगा? 100 मीटर। तो उन दोनों के बीच में दूरी कितने की है? 100 मीटर की। अगर आपसे बोल दिया जाता कि डायरेक्शन बताओ तो आप नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि ये मैंने एजम्पशन लिया है कि आपको यहाँ पे बना दिया मैंने कि ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा कहीं लिखा हुआ एक आपके पेपर क्वेश्चन में नहीं है कि वो ईस्ट में ही जा रहा है। वो नॉर्थ में भी जा सकता था, वो साउथ में भी जा सकता था, वो वेस्ट में भी जा सकता था। तो अगर डायरेक्शन पूछा जाता, आप डायरेक्शन यहाँ पे नहीं बता सकते थे, लेकिन डिस्टेंस आपसे पूछा गया तो डेफिनेटली इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 100 मीटर का होगा। क्लियर है ना? नाउ अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि जून 2099 में
किस दिनांक को रविवार होगा। इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है क्लास में कि किसी भी इंडिविजुअल डेट का डे कैसे फाइंड आउट करते हैं। डे फाइंड आउट करने के 3 जो स्टेप्स थे वो मैं एक बार और आपके सामने लिख देता हूं, जो जो स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए 2050 में पहला फ्राइडे कब होगा, पहला वेडनेसडे कब होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप उस 2050 या जो भी आपको ईयर गिवन है उसका पहला डेट फाइंड आउट कर लीजिए कि फर्स्ट डे क्या होगा। उसमें फर्स्ट डे आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं आप कहूं कि 1 जून 2099 का आपको दिन निकालना है, 1 जून 2099 का दिन निकालना है। आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। उसके लिए कुछ स्टेप्स थे, वापस मैं यहां पे लिख देता हूं वो स्टेप। सबसे पहले डेट को डिवाइड करना है 7 से और लिखना है उसका रिमाइंडर, लिखना है उसका रिमाइंडर। डेट को हमने डिवाइड किया 7 से तो रिमाइंडर कितना होगा 1। उसके बाद आपको लिखना है मंथ कोड, और आप सबको पता है कि जून का मंथ कोड क्या होता है, 5 होता है। क्लियर। उसके बाद होता है लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर, साल के अंतिम के 2 डिजिट लिखने हैं आपको। साल के अंतिम के 2 डिजिट है 99। उसके बाद से लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर, साल के अंतिम के 2 डिजिट को डिवाइड करना है 4 से और इसका लिखना है भागफल, कोसेंट। और 99 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो इसका कोसेंट कितना होगा 24। और अंत में सेंचुरी कोड और शताब्दी कोड मैंने आपको बताया था कि कितने हो सकते हैं, सिर्फ 4। इधर 0, 2, 4 एंड 6, 0, 2, 4 और 6 में से कोई एक होगा। तो 2000 का शताब्दी कोड होता है 6। और इन सबको कैलकुलेट करके या ऐड करके डिवाइड करिए 7 से और उसका रिमाइंडर आपको दिन बता देगा, उसका रिमाइंडर आपको दिन बताएगा। अब देखिए 7 से डिवाइड अगर आपको करना है तो 7 के मल्टीपल को भी एलिमिनेट कर सकते हैं आप बड़े आराम से। यहां पे 24 में 21 तक तो 7 से कट जाएगा, बचेगा कितना 3। यहां पे देखिए 6, 3, 9 और 5 14, ये भी 14 7 से कट जाएगा, इसे भी हटा दिया। 99 और 1 कितना हुआ 100। 100 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 बार में कंप्लीट जाएगा, बचेगा कितना 2 रिमाइंडर। 2 रिमाइंडर अगर बच जाएगा, क्या बचेगा 2 रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो होगा संडे, अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो क्या होगा मंडे, अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो ट्यूसडे, 4 बचता है तो वेडनेसडे, 5 बच जाए तो थर्सडे, 6 बचेगा तो फ्राइडे, 7 या 0 बचेगा तो सैटरडे। और हमारा रिमाइंडर कितना बचा है 2, 2 का मतलब मंडे। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जून 2099 को, 1 जून 2099 को क्या था, मंडे था। 1 जून 2099 को मंडे था। तो वापिस पहला संडे कब आएगा, तो इसमें 6 दिन अगर हम जोड़ दें तो जो 7 जून होगा, 7 जून को, उस दिन को होगा क्या संडे। तो पहला संडे कौन सी तारीख को होगा 7 जून, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर ना। ये पूरा का पूरा तरीका आपको बताया जा चुका है। आप पहला दिन उस साल का पहला डे फाइंड आउट कर लेते, आप क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से निकाल सकते थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उल्टा कर दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उल्टा कर दिया जाए और नए क्रम में आया हर वर्ण उस वर्ण को निरूपित करे जिसका मूल स्थान उसने लिया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लखनऊ को निरूपित करता है। देखो लैंग्वेज में इतना ज़्यादा इसमें लैंग्वेज लिख दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन पूछना क्या है, सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए जो लेटर्स लिखे हुए हैं ना, इनके अपोजिट लेटर्स क्या होंगे, है ना। इसमें ये बोला गया है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को रिवर्स कर दिया जाए या जो भी कर दिया जाए। इस क्वेश्चन के पूछने का सिंपल मतलब ये है कि जो भी लेटर्स यहाँ पे हैं इनके अपोजिट लेटर्स आपको बताने हैं। अपोजिट कैसे आप बता सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सारा का सारा लेटर, और 2 लेटर्स एक दूसरे के अपोजिट कब होते हैं, जब उनकी प्लेस वैल्यू का सम 27 हो जाए। जब उनकी प्लेस वैल्यू का सम कितना होता है 27। अब देखो इन सबकी प्लेस वैल्यू हमें पता है, इन सबकी प्लेस वैल्यू हमने लिख दिया, और 2 लेटर्स एक दूसरे के अपोजिट तभी होंगे जब उनकी प्लेस वैल्यू का सम 27 होगा। 12 में क्या जोड़ दें कि 27 हो जाए, तो 15 जोड़ दें। 21 में क्या जोड़ें 6, 3 में 24, 11 में 16, 14 में 13, 15 में 12 और 23 में 4। यहां पे आप वैल्यू लिख सकते हैं OFX,
DOFXPMLD, यही आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर DOFXPMLD इस क्वेश्चन का सही आंसर था। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की गई थी, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान सा पूछा गया था। और क्वेश्चन का मतलब क्या था कि जो भी लेटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उनके अपोजिट लेटर्स बताने हैं आपको, और बड़े आराम से आप बता लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी का। कह रहा है कि क्या ZX का भाई है। आपको ये बताना है इन दोनों ही स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके कि क्या स्टेटमेंट 1 से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे ZX का भाई है, क्या स्टेटमेंट नंबर अकेला 2 से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे, क्या इन दोनों के जोड़ने से इस क्वेश्चन का आंसर निकल पाएगा, या इन दोनों के जोड़ने से भी इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं निकाल पाएंगे। इस क्वेश्चन का मतलब यही है। अब देखिए कहा जा रहा है Y का भाई X है। X किसका भाई है? Y का। और Z का भाई Y है। Y भी किसका भाई है? Z का। ये स्टेटमेंट पहला से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली। स्टेटमेंट 2 कह रहा है X, Y और Z सिबलिंग्स है, सहोदर है, मतलब भाई या बहन कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का जेंडर पहले स्टेटमेंट से पता चल रहा है, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट से क्या Z का जेंडर पता चल पाया? नहीं चल पाया ना। तो पहले स्टेटमेंट से भी Z का जेंडर नहीं पता चला, दूसरे स्टेटमेंट से भी Z का जेंडर नहीं पता चला। इसका मतलब हुआ क्या कि हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है क्या ZX का भाई है, इसके बारे में हम कंफर्म नहीं है कि वो भाई है या बहन है। इसका मतलब हम दोनों ही स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता सकते कि क्या ZX का भाई है या फिर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। क्लियर ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ABC 3 प्लेसेस हैं। A से B के लिए 3 भिन्न रास्ते हैं, है ना। A से B के लिए 3 भिन्न रास्ते हैं, B से C के लिए 4 भिन्न रास्ते हैं और A से C के लिए 3 भिन्न रास्ते हैं। इन रास्तों का प्रयोग कर कोई व्यक्ति कितने भिन्न मार्गों से A से C तक पहुंच सकता है? अब जरा देखो, A से C तक हमारे पास 3 तरीके हैं। A से C तक जाने के अपने पास 3 तरीके हैं। दूसरा क्या है? A से C तक फिर भी पहुंचना है, लेकिन A से B तक हमारे पास कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। और B से C तक जाने के हमारे पास कितने रास्ते हैं? 4 रास्ते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि A से C तक आप कितने रास्तों से पहुंच सकते हो। एक तो आप A से C डायरेक्ट पहुंच जाओगे, A से C आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे ना। देखो A से C आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे। दूसरा क्या होगा? और A से आप B पे जाओगे एंड B से कहां जाओगे? C पर जाओगे। और एंड का कॉन्सेप्ट होता है कि और को में हम प्लस करते हैं, एंड में हम माइनस करते हैं। उसके अलावा में मैं आपको बेसिक तरीके से समझा दूंगा कैसे होगा। अब देखो, अगर इसे सॉल्व करें तो 3 और का मतलब प्लस, और यहां देखो 3 × 4, तो टोटल आपके पास रास्ते कितने आ गए? 15। दूसरा ये भी देखिए, A से C तक जाने के आपके पास 3 तो रास्ते हैं, हाँ या ना। उसके बाद अगर A से मैं पहला रास्ता चुनता हूं, A से अगर मैं पहला रास्ता चुनता हूं तो A से B तक जाने के पहला रास्ता ये चुन लिया मैंने। तो अब B से C तक जाने के लिए फिर भी तो अपने पास 4 रास्ते हैं, बताइए हाँ या ना। B से C तक जाने के फिर भी 4 रास्ते हैं। तो A से B और B से C तक जाने के अपने पास कितने रास्ते? 4। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं दूसरा रास्ता चुनता हूं, दूसरे के लिए आपके पास कितने रास्ते हैं? 4 रास्ते हैं। अगर आप B तक पहुंच गए तो B से C तक जाने के फिर आपके पास कितने रास्ते हैं? 4। और अगर मैं तीसरा रास्ता चुनता हूं तो तीसरे से फिर अपने पास कितने रास्ते हो गए? 4 रास्ते हो गए B से C तक पहुंचने के। तो फिर वापस और कितने हो गए? 4 रास्ते। टोटल रास्ते कितने हुए? 4, 4, 8, 4, 12 और 3, 15। तो आप 15 तरीके हैं जिससे आप A से C तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस सीरीज का 100th प्लेस क्या होगा। तो ये सीरीज है A, AB, ABC, ABCD, ABCDE एंड सो ऑन। अगर मैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म मान लो तो अप टू 100th टर्म का आपको क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि SN हमेशा बराबर होता है n+1 अपॉन में 2। अब n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 13 ले लें, n की वैल्यू कितनी ले लें? 13। तो 13
13 प्लस 1/2 कितना आएगा, 91 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे मतलब 91वां टर्म तक, 91 टर्म तक ये पूरी की पूरी सीरीज रुकेगी और वहां से वापस ए से स्टार्ट होगी। 91 तक ये सीरीज चलेगी और उसके बाद वापस किससे स्टार्ट होगी, ए से। आपसे पूछा गया है 100 टर्म, 91 से 100 कितनी दूर, 9, और 9 पे आता क्या है, आई। देन अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आई। अब आप कहेंगे कि ये n कैसे निकाला गया, तो ये मैथ्स मिला के क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। अगर n+1 इज लेस देन 100 निकाले तो इसकी वैल्यू कितनी है, n+1/2 की वैल्यू लेस देन 100, तो n² + n/2 इक्वल टू, अगर 100 ले लें तो n² + n - 200 इक्वल टू 0, और यहाँ n की वैल्यू निकालेंगे तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा और 14 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमने 13 वैल्यू उठा ली। अगर हमने 14 वैल्यू उठा ली होती तो हम 100 को क्रॉस कर जाते। जैसे हमने 14 अगर वैल्यू ले ले यहाँ पे Sn बराबर 14 + 1 15/2, तो 2 × 7 = 14, 15 × 7 = 105, हमने 100 क्रॉस कर दिया। क्लियर है ना। तो हम 100 के पहले वाला टर्म लेंगे 13 के लिए, और 13 वैल्यू लेने पे 91 आया। इसका मतलब ये हुआ कि 91th टर्म तक हमने क्या किया है, पूरी की पूरी सीरीज चली है। उसके बाद वापस स्टार्ट कहाँ से होगी, ए से स्टार्ट होगी। अगर ए से स्टार्ट होगी तो आपको 100th टर्म बताना है, तो ए से स्टार्ट होगी 100 टर्म कितने पे आएगा, 9 पे, और 9 पे आता क्या है, आई, ABCDEFGHI। इसके पहले 91 था, ये 92, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब ये क्या हो गया, 100 प्लेस। तो 100 प्लेस पे क्या आएगा, आई। क्लियर ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पर्सन एक पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो। ए और बी के बीच 4 व्यक्ति हैं। देखिए जरा, ए और बी के बीच 4 व्यक्ति हैं, है ना। ए और बी के बीच 4 व्यक्ति हैं। उसके बाद कह रहा है बी और सी के बीच 7 व्यक्ति है। और सबसे पहले देखिए कि आपको बताया गया है न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। बी और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। तो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या अगर आप ज्ञात करेंगे, ध्यान रखिएगा, जो थर्ड या सेकंड पर्सन होता है फर्स्ट के हमेशा लेफ्ट में होता है। तो हमने कहा कि बी और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे 4, 1, 5, ये 2 और ये है सी। क्लियर ना। और इस साइड भी हो सकता है कि बी और उसके बाद से यहाँ 4A और इसके बाद से यहाँ पे 4 और 1 5। बी और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। तो इस साइड जा सकते हैं हम, 5 और 4, 1, 5, 5 और 2 7 और सी। क्लियर। ये 2 तरीके से बन सकता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि बी और सी के बीच 7 व्यक्ति हैं। हाँ ठीक है। यदि सी के आगे 11 व्यक्ति हैं, सी के आगे कितने हैं, 11 व्यक्ति हैं। अगर इसके आगे की बात करें तो जब भी कॉलम में आगे होते हैं, इसका मतलब आपका रैंक घटता है। मतलब जब भी अगर मैं बात करूं यहाँ कॉलम की, है ना, तो अगर मैं कहूं कि ये पर्सन सी है, सी के आगे इतने लोग हैं, तो इसके आगे इस साइड नहीं, इस साइड काउंटिंग होती है। और इसके पीछे की बात करें तो इस साइड काउंटिंग होती है। क्लियर है ना। तो अब देखिए कहा जा रहा है कि यदि सी के आगे 11 व्यक्ति हैं, सी के आगे 11 व्यक्ति हैं, मतलब 2, 1, 3, 4, 7, 1, 8 और 3 व्यक्ति ये हो गए, 11 व्यक्ति हैं। और ए के पीछे 13 व्यक्ति हैं। ए के पीछे ये 2 और 1 3 और कितने व्यक्ति होने चाहिए, 10 होने चाहिए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे भी बोला गया है, सेकंड कंडीशन है कि सी के आगे 11 व्यक्ति हैं। सी के आगे अगर 11 व्यक्ति हैं और ए के पीछे 13 व्यक्ति हैं, तो 4, 1, 5, 5 और 8 13। अब आपसे पूछा गया है कि मिनिमम पर्सन बताइए। जरा इस रो को कंसीडर करते हैं, 3, 1, 4, 3 पर्सन, 4, 4, 8, 1, 9, 2, 11, 1, 12 और 10 कितने हुए, यहाँ पे 22 आए। न्यूनतम निकालना है। यहाँ देखो 11, 1, 12, 2, 14, 1, 16, 14, 1, 15, 15, 4, 19, 1, 20 और 8, 28। मतलब ये वाली कंडीशन तो फेल हो गई ना, ये वाली कंडीशन फेल हो गई। तो अपना आंसर क्या आएगा, इस वाले कंडीशन पे आएगा। और इसके अनुसार कितने व्यक्ति आ रहे हैं, टोटल 22 व्यक्ति आ रहे हैं। क्लियर। नाउ अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेकेंड्स इन टोटल आर देयर इन एक्स वीक्स, एक्स सप्ताह, एक्स दिन, एक्स घंटे, एक्स मिनट और एक्स सेकेंड में कुल कितने सेकेंड है।
सबसे पहले अगर x वीक निकालें, x वीक, तो यहां देखो एक वीक में 7 दिन, 7 दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में को मिनट में चेंज किया, मिनट को फिर सेकंड में चेंज किया, और x, इसका मतलब अंतिम में यूनिट डिजिट पे, यहाँ पे यूनिट डिजिट में 0 आने वाला है। क्लियर है ना? यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है? 0। अगर 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करोगे यूनिट में क्या आएगा? 0 ही आएगा कंफर्म। अब आ जाइए x दिन, x डेज मतलब 1 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 x। यहाँ पे भी आपका यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 0 है, 0 है, तो क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। यहाँ x आवर्स, तो मतलब 1 आवर और 60 मिनट और 60 सेकेंड, तो ये हो गया। यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 0 आएगा। अच्छा, x मिनट का मतलब क्या हुआ? 1 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो यहाँ भी यूनिट डिजिट पे 0 आएगा। और x सेकेंड का मतलब क्या हुआ? 1 सेकेंड, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 1 आने वाला है। अंतिम में 1 आना चाहिए। अंतिम में क्या आना चाहिए? यूनिट डिजिट पे 1 आना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 है, नहीं है, ऑप्शन नंबर नहीं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, नहीं है, ये भी आंसर नहीं। अब आंसर होगा ईदर ऑप्शन बी और डी में से। अब आप जरा कैलकुलेशन देखिए, इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्या 11,581 हो पाएगी? क्या इतनी बड़ी कैलकुलेशन इन सबका मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ना है, क्या वो 11,581 होगी? तो आप एक बार अपने लॉजिक से इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा? बड़ा आएगा, छोटा नहीं आएगा। मतलब ये वाली वैल्यू आंसर हो सकती है 694861x। क्लियर? तो इस सीधा सीधा ऑप्शन एलिमिनेट करके आप आंसर बता सकते थे कि ये x सेकेंड का मतलब हुआ 1 सेकेंड, और अंतिम में यूनिट डिजिट पे अगर सबको जोड़ेंगे तो 1 अंतिम में आना है। 1 हमने यूनिट डिजिट पे चेक किया है, कहीं पे भी 1 ऑप्शन नंबर ए और सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में है लेकिन टोटल वैल्यू छोटी है, और ऑप्शन नंबर डी में है, यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है, और इन सबका मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू 11,000 से ऊपर ही आएगी। तो आंसर क्या होगा? 694861। क्लियर? नाउ अगला क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एस टी और यू एक परिवार में 6 सदस्य हैं। क्यू का पति पत्नी आर है, मतलब क्यू और आर के बारे में आपको रिलेशन नहीं पता है, तो क्यू इज द हस्बैंड और वाइफ ऑफ आर, या आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू। मतलब आर जो है ना, क्यू का कुछ है, हस्बैंड है या वाइफ है, नहीं पता है। उसके बाद कह रहा है यू इज द मदर ऑफ टी एंड एस इज द डॉटर ऑफ यू। ना यू को प्लेस कर सकते हैं ना एस को प्लेस कर सकते हैं आप, लेकिन आगे कह रहा है पी's डॉटर इज टी एंड आर्स सन इज पी। आर का जो बेटा है वो कौन है? पी है। क्लियर? यहां पे आप हिंदी वाले में भी देख लीजिए, क्यू पी की पुत्री टी है और आर का पुत्र पी है। आर का पुत्र पी है और पी की पुत्री कौन है? टी है। टी है पी की पुत्री। क्लियर? उसके बाद कह रहा है टी की माता यू है। टी की माता कौन है? यू है। तो अगर टी की माता यू है तो ये डेफिनेटली हस्बैंड वाइफ होंगे। इस परिवार में 2 दंपति हैं, है ना? यू इज द मदर ऑफ टी एंड एस इज द डॉटर ऑफ यू। एस इज द डॉटर ऑफ यू। एस किसकी डॉटर है? यू की। क्लियर? 2 4 6 हैं सदस्य। उसके बाद कह रहा है, एक बार मिला लेते हैं, आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू। क्लियर? यू इज द मदर ऑफ टी, यू इज द मदर ऑफ टी एंड एस इज द डॉटर ऑफ यू। एस इज द डॉटर ऑफ यू। पी's डॉटर इज टी, पी की डॉटर टी है, एंड आर्स सन इज पी। आर का बेटा पी है। देयर आर 2 कपल इन फैमिली। 2 कपल हैं इस परिवार में। उसके अकॉर्डिंगली यही फिगर आपका बनेगा, जिसमें से जेंडर सिर्फ इन दोनों का डिफाइन नहीं है कि क्यू इसका हस्बैंड है या वाइफ है, या आर इसका हस्बैंड है वाइफ है। अब इसी को देखते हुए आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ टी। क्यू के बारे में जेंडर डिफाइन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल आउट। क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी। क्यू का जेंडर डिफाइन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी कैंसिल आउट। आगे देखो, आर इज द मदर ऑफ पी।
आर का जेंडर डिफाइन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी कैंसिल आउट। टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, हाँ ये कंफर्म है कि टी कौन है, डॉटर, मतलब टी कौन है, जेंडर टी फीमेल, तो ये ग्रैंड डॉटर हो सकती किसकी, क्यू की। देन ऑप्शन नंबर डी इज डेफिनेटली करेक्ट, कि ऑप्शन नंबर डी सही है, क्यू की पौत्री है कौन, टी। क्लियर ना। जैसे ही फिगर बनाएंगे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपको ध्यान रखना था कि क्यू और आर के बीच में जेंडर डिफाइन नहीं था, ये जो तीनों ऑप्शन कटे हैं ये क्यू और आर के जेंडर डिफाइन ना होने की वजह से कटे हैं, लेकिन टी का जेंडर यहाँ पे डिफाइन है और टी क्यू से 2 जनरेशन नीचे है और फीमेल है, इसका मतलब ये ग्रैंड डॉटर ही लगेगी किसकी, क्यू की। क्लियर ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, ये भी एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है कि शहर पी शहर क्यू से कितनी दूर है। ये आपका क्वेश्चन बोला गया है कि सिटी पी सिटी क्यू से कितनी दूर है। सिटी क्यू सिटी आर से 18 किलोमीटर दूर है। आर से 18 किलोमीटर दूर कौन है, क्यू है। उसके बाद कह रहा है शहर पी शहर आर से 43 किलोमीटर दूर है। शहर पी शहर आर से 43 किलोमीटर दूर है। अब जरा देखिए यहां पे, P इसके आगे भी हो सकता है, P इधर भी हो सकता है, P ऊपर भी हो सकता है, P इस साइड भी हो सकता है। क्लियर ना। हमें डायरेक्शन कोई दिया ही नहीं गया है कि P कहाँ पे है। क्लियर। शहर R से P किस डायरेक्शन में है ये डायरेक्शन हमें नहीं बताया गया है। तो क्या आप बता पाएंगे क्या कि शहर P और शहर Q, शहर P शहर Q से कितनी दूर है। हाउ फार इज सिटी P फ्रॉम सिटी Q। तो P का जब डायरेक्शन आपको पता ही नहीं है तो आप Q की डायरेक्शन ही निकाल सकते हो सकता है इनके बीच में ये वाली भी एक डायरेक्शन हो सकता है ये भी एक डायरेक्शन हो, ये भी एक डायरेक्शन हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक डायरेक्शन हो, तो हम ये कंफर्म बता नहीं सकते हैं। देन आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कि दोनों स्टेटमेंट को एक साथ जोड़ के भी हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता सकते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए सिलॉक्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको कंक्लूजन देखना है। क्या देखना है, कंक्लूजन। कहां से कहां तक जाना है, चेयर से जाना है बुक पे। क्या चेयर और बुक सिंगल स्टेटमेंट में है, चेयर और बुक सिंगल स्टेटमेंट में है, नहीं है ना। और दो को मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने की पहली कंडीशन ये है कि एक की वैल्यू, एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। क्या कॉमन है, पेन। और दूसरी की एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। क्या वैल्यू 100 है, दोनों की है, आपस में मर्ज हो जाएंगे। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट आपस में मर्ज हो रहा है। कंक्लूजन का नेचर कैसा आएगा, नेगेटिव। कंक्लूजन का नेचर कैसा आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। मतलब बुक और चेयर के बीच में, बुक और चेयर के बीच में नेगेटिव कंक्लूजन ही बनेगा। अगर दोनों आपस में मर्ज होंगे तो बुक और चेयर के बीच में नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा। वैल्यू चेक करिए। अब देखिए जरा बुक और चेयर कहां कहां है। यहां पे भी बुक चेयर है, ये गलत, क्योंकि पॉजिटिव कंक्लूजन निकल गया, हमें नेगेटिव आना है। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मर्ज होगा तो चेयर और बुक के बीच में नेगेटिव कंक्लूजन आएगा। यहां देखिए नेगेटिव कंक्लूजन है भी, लेकिन यहां पे बुक की वैल्यू कितनी है, 50, और यहां कितनी हो गई, नो लगने के बाद बुक की वैल्यू 100, इसीलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर, कंक्लूजन नंबर 1 और कंक्लूजन नंबर 4 गलत हो गया। अब देखिए सम चेयर्स आर पेन। चेयर और पेन जिस स्टेटमेंट में है उस स्टेटमेंट का नेचर नेगेटिव है। और क्या नेगेटिव नेचर से पॉजिटिव, नेगेटिव नेचर के स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन निकल सकता है, आप कहेंगे नहीं निकल सकता। मतलब ऑप्शन नंबर, कंक्लूजन नंबर दूसरा भी गलत है। एंड ऑल बुक्स आर चेयर। ऑल बुक्स आर चेयर मतलब बुक और चेयर एक साथ होंगे, वो नेगेटिव कंक्लूजन बनाएंगे। ये बुक और चेयर जिसमें बैठे हैं वो पॉजिटिव है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे कंक्लूजन इसमें क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर होगा, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। सारे के सारे कंक्लूजन क्या है, गलत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन खूब सारे कराए मैंने आपको क्लासरूम प्रोग्राम में। अगर आपने पेपर दिया होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। देखिए कंक्लूजन कहां से कहां तक जाना है, साइंटिस्ट से जाना है डॉक्टर पे। क्या साइंटिस्ट और डॉक्टर सिंगल स्टेटमेंट में है, नहीं है ना। 2 स्टेटमेंट को मर्ज करते हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट को मर्ज किया जाए कि साइंटिस्ट और डॉक्टर एक साथ आ जाए, तो आप कहेंगे पहले और तीसरे। क्या पहले और तीसरे को डायरेक्टली मर्ज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। नहीं कर सकते तो हम पहले से दूसरे पे जा सकते हैं ना।
देखिए टीचर टीचर आपस में मर्ज हुआ, वैल्यू 100, ये 50 आपस में मर्ज हुआ, ये डॉक्टर कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे। क्लियर। अब देखो इंजीनियर और इंजीनियर आपस में मर्ज हुआ, इंजीनियर इंजीनियर आपस में मर्ज हुआ, ये डॉक्टर कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे। अच्छा डॉक्टर अपनी वैल्यू के साथ ही तो पहुंचेगा, मतलब डॉक्टर की वैल्यू कितनी है 50, तो ये 50 के साथ ही पहुंच रहा होगा। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी तो क्या बनेगा, सम, क्योंकि ये डॉक्टर है, डॉक्टर की वैल्यू 50 है, तो अगर वैल्यू 50 है तो उसके पहले सम आएगा, सम डॉक्टर्स आर साइंटिस्ट, और सम डॉक्टर्स आर साइंटिस्ट या फिर सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स। तो पहला कंक्लूजन तो सही है। दूसरा है ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स। अब यहां देखो डॉक्टर की वैल्यू है कितनी 50, यहां डॉक्टर की वैल्यू है 50। क्लियर। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स के लिए अब आप वापस देखो, ये टीचर टीचर आपस में मर्ज हो जाएंगे, ये इंजीनियर ऊपर चला जाएगा, बनेगा क्या, सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स। और यहाँ इंजीनियर की वैल्यू कितनी है 50, यहाँ पे कितनी हो गई 100, 50 से वैल्यू 100 नहीं हो सकती। क्लियर ना। आगे सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, हाँ ये इंजीनियर अगर ऊपर जाएगा तो इंजीनियर की वैल्यू 50 है, तो क्या बनेगा, सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स, डॉक्टर की वैल्यू 50, इंजीनियर की वैल्यू 50। सेकंड भी सही है। देन ओनली कंक्लूजन 1 and 3 फॉलोज। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है, ओनली कंक्लूजन 1 and 3 फॉलोज। क्लियर ना। नाउ आगे आपको बोला गया है 8 स्टूडेंट्स ABCDEFGH सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। 8 जो स्टूडेंट हैं ए से लेकर एच तक, वो एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। जितने लोग बैठे हैं सबसे पहले उन्हें बिठा लेते हैं। ये 8 लोग बैठे हुए हैं केंद्र की ओर मुंह करके, है ना। अब एक एक इंस्ट्रक्शन लेके चलिए। आपको बोला गया है बी एंड डी सिट नीदर एडजेसेंट टू सी नॉर अपोजिट टू सी। बी और डी ना तो सी के बगल में बैठेंगे और ना ही उनके विपरीत में बैठेंगे। तो इससे हमें यहाँ पे प्लेसमेंट में कोई प्लेस किसी को कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। हमें एक डेफिनिट जो है स्टेटमेंट चाहिए जिसको हम प्लेस कर पाए। लिखा हुआ है ए सिट्स बिटवीन ई एंड डी। अब जैसे ही इसने लिखा ए सिट्स बिटवीन ई एंड डी, इसकी 2 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, है ना। अगर ए यहां बैठा है और किसके बीच में, ई एंड डी के, तो ई को यहां बिठा दो तो डी को यहां बिठा दो। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि डी इधर बैठ जाए, ई इधर बैठ जाए, तो तुरंत एक दूसरी अरेंजमेंट बना लीजिएगा, है ना। एक दूसरी अरेंजमेंट तुरंत ही बना लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग प्लेस कर दीजिएगा। यहां डी, यहां ए और यहां पे ई। क्लियर। उसके बाद कह रहा है ए सिट्स बिटवीन ई एंड डी एंड एफ सिट्स बिटवीन बी एंड एच। अच्छा एफ बी और एच के बीच में बैठा है, कहाँ बिठाते हैं, बहुत सारा स्पेस है। लेकिन इसी ए और डी से रिलेटेड एक हमें स्टेटमेंट और दिखा है कि बी एंड डी सी के ना तो विपरीत बैठेगी और ना ही किधर बैठेगी, बगल में बैठेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सी है ना, जो सी, वो बी और डी के बगल में नहीं बैठेगा, और जो सी है बी और डी के अपोजिट भी नहीं बैठेगा। ना बी और डी के अपोजिट बैठेगा और ना ही बगल में बैठेगा। तो अब यहां पे जरा देखो क्या नहीं बैठ सकता, यहां सी यहां पे नहीं बैठ सकता ना, और सी डी के अपोजिट भी नहीं बैठ सकता, तो सी यहां पे भी नहीं बैठ सकता। यहां से यही देखने को मिला। यहां पे देखिए सी यहां नहीं बैठ सकता और डी के अपोजिट सी यहां पे भी नहीं बैठ सकता। उसके बाद कह रहा है एफ सिट्स बिटवीन बी एंड एच। एफ बी और एच के बीच में बैठा है। अब f को कहां कहां बिठा सकते हैं, देखो f को यहां बिठा दें, f सिट्स बिटवीन b एंड h, तो b यहां बैठ जाएगा, है ना, h यहां बैठ जाएगा। क्लियर। लेकिन b के एडजेसेंट c भी नहीं है, तो ये c नहीं बैठेगा, c यहां बैठेगा। क्लियर है ना। लेकिन दूसरा एक अगर यहां पे हम प्लेस करें तो f को यहां बिठा दें तो ये b बैठ सकता है और b के अपोजिट c नहीं होगा और यहां पे h बैठ सकता है। क्लियर। उसके बाद से इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है, तो मिसिंग इंफॉर्मेशन है। बी सिट्स बिटवीन ए एंड जी, बी ए और जी के बीच में बैठा है, नहीं कह सकते कि बी ए और जी के बीच। सी सिट्स अपोजिट टू जी, सी और जी के अपोजिट है, नहीं कह सकते। ई सिट्स अपोजिट टू एफ, ई और एफ अपोजिट हैं एक दूसरे के, ये भी कह नहीं सकते। एक जगह पे बिठा सकते, एक जगह पे नहीं बिठा सकते। इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि इन सारी इंफॉर्मेशन से हम सबको कंप्लीटली प्लेस नहीं कर सकते। क्लियर।
देन इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन, अब मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे, जो एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको टाइम लग सकता था, वही वाला ये क्वेश्चन है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आपने किए हैं ऑलमोस्ट वो सारे के सारे आप बहुत आराम से कर सकते थे। ये क्वेश्चन है जिसमें आपको टाइम लग सकता था, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ता है ना। अब जरा देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन में। कह रहा है एक आदमी जो है, एक व्यक्ति है, वो 2:30 बजे अपने घर से निकला और निकल के यात्रा किया और गांव पहुंचा। तब गांव की घड़ी, ये बड़ी नहीं है, घड़ी है, गांव की घड़ी 3:15 दिखा रही थी। वो व्यक्ति वहां पे 25 मिनट रुका है और उसके बाद वह स्टार्ट किया है वापस चलना और सवा गुना लंबे मार्ग से वो चलना स्टार्ट करता है और दुगनी स्पीड से चलता है और वापस अपने घर 4 बजे पहुंच जाता है। तो बताइए, घर की घड़ी की तुलना में गांव की घड़ी 10 मिनट धीमी है, 5 मिनट धीमी है, कैसे होगा? अब जरा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं। देखिए अलग पेज ले लिया मैंने एक सॉल्व करने के लिए। मान लेता हूं मैं कि जो D1 है ना, D1 वो आपका डिस्टेंस है पहले रूट का, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रूट, और S1 जो है वो स्पीड है, स्पीड ऑफ फर्स्ट रूट, पहले रूट का स्पीड है। तो आपको टाइम निकालना था, टाइम बराबर क्या होगा, D1 अपॉन में S1 हो जाएगा। क्लियर है ना? टाइम बराबर क्या होगा, D1 अपॉन में S1। नाउ अब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस 2 है ना, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड रूट, वो कह रहा है कि जो D2 है वो 1.25 टाइम्स है D1 के। तो 1.25 टाइम्स D1 के है। अच्छा, इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो 125 अपॉन में 100 D1 कर सकते हैं ना, और इसको अगर हम काट दें तो 5/4 D1 हो जाएगा। क्लियर? मतलब जो D2 है वो 5/4 D1 है, और जो स्पीड है, स्पीड ऑफ सेकेंड रूट, स्पीड ऑफ सेकेंड रूट हमने S2 लिया है, स्पीड ऑफ सेकेंड रूट। तो यहां पे भी अगर हम टाइम निकालें तो टाइम T2 बराबर क्या होगा, यहां पे देखिए T2 बराबर क्या होगा, तो 5/4 D1 अपॉन में 2 S1, क्योंकि जो स्पीड ऑफ सेकेंड रूट है S2 की वैल्यू है वो 2 S1 के बराबर है, क्योंकि वो कह रहा है कि जो दूसरी वाली स्पीड है ना वो पहली वाली स्पीड की दुगनी है। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी, 5/8 D1 अपॉन S1, है ना। अच्छा, T1 की वैल्यू कितनी है, D1 अपॉन S1 है। तो यहां से अगर हम इस वैल्यू को रिप्लेस कर दें तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी, 5/8 T1 आ जाएगी। ये क्लियर है ना कि T2 की वैल्यू कितनी आएगी, 5/8 T1। अब जरा क्वेश्चन बोला गया है कि सारा जो टाइम लगा है ना, आप 2:30 बजे घर से चले हैं और 4 बजे घर वापस पहुंच गए हैं, तो टोटल टाइम आपको कितने मिनट का लगा है, 90 मिनट का। टोटल टाइम कितने मिनट का लगा है, 90 मिनट का। तो देखो यहां पे T1 प्लस में 5/8 T1 और प्लस में वो कह रहा है कि 25 मिनट आप गांव में रुके भी थे, तो 25 मिनट वो भी तो कैलकुलेट होगा ना, 25 मिनट, और ये सब किसके बराबर है, 90 मिनट के, क्योंकि टोटल टाइम लगा कितना है, 90 मिनट का। अब यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो T1 प्लस 5/8 T1 की वैल्यू 65 आएगी, और यहां से सॉल्व करेंगे तो 13 T1 अपॉन में 8 की वैल्यू 65 आएगी, और यहां से अगर आपने काट दिया तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई, 40 मिनट। T1 की वैल्यू कितनी आ गई, 40 मिनट। मतलब पहली बार जो आपने घर से विलेज की तरफ गए हैं तो उस टोटल यात्रा के दौरान आपको 40 मिनट का समय लगा है। तो आप अगर 2:30 बजे निकले हैं और 40 मिनट आपको लगा है टोटल विलेज तक पहुंचने में, तो आपको वहां पहुंच 3:10 पे आप गए थे। आप पहुंचे कितने बजे थे, 3:10 पे। लेकिन
विलेज जो गांव की घड़ी है उसमें समय क्या दिखा रहा था, 3:15 दिखा रहा था। कितना समय दिखा रहा था, 3:15। आप पहुंच गए 3:10 पे। गांव की घड़ी का समय 3:15 दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, घड़ी वो 5 मिनट फास्ट है, हाँ है ना। तो यही आपसे पूछा गया था कि वो कितने तेज है घड़ी, तो वो घड़ी 5 मिनट फास्ट है। क्लियर ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर, आपका तरीका ये है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कैलकुलेटिव थोड़ा सा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, समझने की बात थी। अगर आप समझ लेते तो क्वेश्चन आराम से कर ले जाते हैं। क्लियर। चलिए आ जाते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखिए। कह रहा है कि 3:16 से 3:17 के बीच में घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक साथ कब मिलती है। तो आपके पास एक फॉर्मूला था, m = 2/11 h × 30 ± a। अब देखो यहाँ पे 2/11 आपसे 3:16 3:17 के बीच की बात कर रहा है, मतलब 3 से 4 के बीच की बात कर रहा है। पहला घंटा कौन सा है, 3 × 30, और कोइंसाइड में एंगल होता है 0 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो 180/11, और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 16 सही 4/11। मतलब पहला जो स्टेटमेंट है 3:16 सही 4/11 मिनट पे मिनट की सुई और घंटे की सुई कोइंसाइड करेगी। आपका पहला स्टेटमेंट क्या है कि 3:16 से 3:17 के बीच में, 3:16 से 3:17 के बीच में घड़ी की दोनों सुई एक साथ मिलती है। हाँ जी बिल्कुल मिलती है, पहला स्टेटमेंट तो सही है। अच्छा, 4:58 से 4:59 पे बोथ मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड कोइंसाइड, तो 1 मिनट में सेकेंड की सुई मिनट की सुई को कोइंसाइड करेगी करेगी, मतलब दूसरा भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 फॉलोस। दोनों के दोनों होते हैं। पहला कब होगा, तो 3:16 सही 4/11 मिनट पे। दूसरा कब होगा, तो 1 मिनट में आपको पता है कि सेकेंड की सुई है मिनट की सुई को कोइंसाइड करेगी। क्लियर ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस। आपको एक और वैल्यू फाइंड आउट करना है, 2, 12, 36, 80, 150 एक्स की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले इसमें डिफरेंस लेते हैं, तो ये +10 का डिफरेंस है ना, फिर ये प्लस में 24 का डिफरेंस है, फिर प्लस में 24 का डिफरेंस है, ना प्लस में 36 4 40 44 का डिफरेंस है, और यहाँ प्लस में 70 का डिफरेंस। ये कोई लॉजिक तो बन नहीं रहा। एक बार और डिफरेंस देख लो, इनके बीच में 14 का डिफरेंस, इनके बीच में 20 का डिफरेंस, इनके बीच में 26 का डिफरेंस है ना। तो अगला डिफरेंस, अब यहाँ से एक सीक्वेंस आपको मिल रहा होगा कि देखो 14 बढ़ा, 20 बढ़ा, 26 बढ़ा, तो अगला कितना बढ़ेगा, 32। 70 + 32 कितना होगा, 102, तो प्लस में 102 करना है। 150 में अगर 102 हम जोड़ दें, 102 जोड़ना है तो कितना आएगा, 252, 252, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर ना। तो चलिए, ये आपका जितने भी क्वेश्चंस थे ये आपके पेपर में आए हुए थे। इस क्वेश्चंस का कुछ आसान तरीका आपके सामने दिख भी गया होगा जिसे आप सॉल्व कर सकते थे। रीजनिंग का सेक्शन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, आसान था, करने लायक था और आराम से किया जा सकता था। 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बहुत आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। जितना भी क्वेश्चन आपने देखा है उस सेम कंसेप्ट के क्वेश्चन को मैं आपकी क्लासरूम में करा भी चुका हूँ, है ना। तो उसको सॉल्व करने में आपको कोई समस्या नहीं आनी थी। क्लियर। तो चलिए आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।